गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं आपके साथ और हमारे साथ शो में आशीष बहेती और प्रशांत सावंत हैं जो पिछले शो से बने हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य जुड़ेंगी और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स बताएंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हेक्सकॉन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़ेंगे। साथ ही रेमंड लाइफस्टाइल के सीईओ सुनील कटारिया से जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उसको सुनेंगे हम कुछ ही देर में। एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं और निफ्टी इस समय करीब करीब 150 पॉइंट नीचे, हालांकि डे लो से रिकवरी है, लेकिन ये इस समय इको मोबिलिटी की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मतलब आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाला स्टॉक कार रेंटल में, तो मार्केट को इस समय आइडियाज़ की भूख है, तो इसकी वजह से एक अच्छी लिस्टिंग होने के यहाँ पर चांसेस है। 64 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ था, तो इस वजह से ध्यान रखिए। कल भी एक लिस्टिंग हुई थी जहाँ 74 गुना सब्सक्रिप्शन था प्रीमियर, वो सीधा डबल हो गया था लिस्टिंग पर। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज की जो ये लिस्टिंग होनी है ये अच्छी होनी है और प्री ओपन में भी ठीक ठाक ये सेटल हुआ था। अब आपको एक्चुअल ओपनिंग दिखाई देगी। एनएससी से ये लिस्टिंग होती हुई और ये अब यहाँ पर लिस्ट हो रहा है करीब करीब 16% के प्रीमियम के साथ, तो ठीक है, उस लेवल की लिस्टिंग नहीं है जो आजकल नॉर्म बन गई है, लेकिन फिर भी 16-17% के गेंस आपको मिले यहाँ पर। 334 रुपये के इशू प्राइस के सामने 395 रुपये यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई इस स्टॉक की। चलिए अब जरा आते हैं मार्केट पर, और मार्केट में एक चीज़ क्लियर है, मिड कैप में अच्छा खासा मोमेंटम इस समय लोअर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स शानदार रिकवरी दिखाता हुआ और सबसे ज़्यादा रिकवरी अब आ रही केमिकल स्टॉक्स में। अतुल लिमिटेड को लेकर आइए एक बार जरा। अब अतुल लिमिटेड डे हाई पर आया, यूपीएल डे हाई पर आया, बाकी चंबल फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक अच्छे खासे मोमेंटम है लोअर लेवल से। यहाँ अच्छी बाइंग आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर देखिए अब किस तरीके से भागा, 1.5% ऊपर। एसआरएफ डे हाई पर आया, ये सारे के सारे स्टॉक्स। कोरोमंडल डे हाई पर आया, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। उसके अलावा आप देखिए कमिंस में मूव आया, एल्केम लैब्स, महानगर गैस, पीवीआर आइनॉक्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा आ रहा है। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स अभी भी थोड़ा वीक साइड पर हैं। एम्फेसिस, एलटीआई, माइंट्री, कोफोज, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय लोअर लेवल्स पर हैं। वीरू है क्या? वीरू जय आइए अनुज, एक बार ट्रेड्स कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे सारे के सारे। पैनल हमारे स्क्रीन पे है इस वक्त, जो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ओके, ट्रेड्स लेते हैं और रचना जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ इस वक्त हैं और नीलेश पे। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स मैम इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग। और मेरे इस वक्त के जो दो ट्रेड्स रहेंगे लॉन्ग साइड पे ही रहेंगे। उसमें से एक है ग्रासिम के फ्यूचर्स, इसको हम लॉन्ग करेंगे। ग्रासिम के फ्यूचर्स में कल भी एक लास्ट आवर में अटेम्प्ट था, आज वो ज्यादा फ्रक्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है। 2748 पे है इसके फ्यूचर्स। अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2728 व्हिच इज 20 रुपीस, तो हम इसको अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 2780 और उसके बाद 2800। तो ये दो टारगेट के लिए ग्रासिम को हम लॉन्ग करेंगे। और दूसरा हम जो लॉन्ग करेंगे काउंटर, दैट वुड बी पीडीलाइट। पीडीलाइट ने सुबह सुबह एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाने के बाद अभी एक पुल बैक दिया है विच इज गुड। तो ये पुल बैक अगर उन लोगों के लिए जिनको एंट्री मिस हुई है उनके लिए देखा जाए तो दैट वुड बी अ बोन। एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन सेज इट इज 3218 ऑन फ्यूचर्स। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 3200, तो यहाँ पे अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3255। बिल्कुल पीडीलाइट यहाँ पर सुबह भी बात हुई थी, एक अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ आपको। रचना जी के पिक्स इस समय की। नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले जो रडार पे आया है वो है केमिकल स्पेस में से दीपक नाइट्रेट। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास लिया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3030 एंड 3070। 3030 और 3070 तक का यहाँ पे मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्यूचर्स में। 2935 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 3075 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पे आया है वो है किमिंस इंडिया। किमिंस इंडिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम
3950 से 3980 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो करंट लेवल पर क्यूमिंस इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी, 3825 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, कमिंस इंडिया, ये एक इस समय आइडिया आपके लिए। आशीष बहेती जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। पहली जो ट्रेड रहेगी वो पीवीआर आइनॉक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम बना है इसमें और ओपन लो बनाकर इसमें मोमेंटम आज बन रहा है। और पिछले 7-8 दिनों का जो रेंज था, ट्रेडिंग रेंज, आज उससे ये बाहर निकलता हुआ देखने मिल रहा है। तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 1510 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1570 के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बीपीसीएल। इसका मोमेंटम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, सेक्टर टेलमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 353 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, हमें लगता है 370 के टारगेट के लिए बीपीसीएल में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये इस समय ट्रेड्स। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया इस समय? जी अनुज जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे एक अच्छी बेस फॉर्मेशन नजर आ रही है और 20 डे पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके अच्छा सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3765, 3765, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 3900, 3900 का। नेक्स्ट पिक भी ऑटो से ही होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 2905, 2910 इस जोन में रखूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 2985, 2985, 3000 तक भी ये जा सकता है, बट मेरे हिसाब से 2985 एक लॉजिकल टारगेट। ओके, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड, फ्रेश ट्रेड्स। मार्केट अभी भी थोड़ा उस सपोर्ट लेवल पर एक बार के लिए सपोर्ट लिया उसने। इवन बैंक निफ्टी भी अब कोशिश कर रहा है थोड़ा रिकवरी की। 51,346 पर इस समय बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन अब देखिए एडवांसेस के फेवर में आ गया, तो मतलब अब जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनकी लिस्ट ज़्यादा है गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले। और आज का टॉप गेनर अब है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। HPCL के ज़्यादा चलने का एक रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर है। अगर आप IOC और BPCL का मार्केट कैप देखें उसके मुकाबले HPCL में अभी भी शायद बहुत ज़्यादा जगह है, तो इसके लिए HPCL थोड़ा सा इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि IOC और BPCL भी ऊपर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है। और एक स्टॉक चलना शुरू हुआ है महानगर गैस, क्योंकि 3 दिन से गुजरात गैस में अच्छी खासी बाइंग थी। अब महानगर गैस, यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। रचना जी, कोई व्यू है क्या महानगर गैस पर? जी, महानगर गैस की जहां तक बात है, इसमें मोमेंटम पहले भी था, कल भी, और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है। 1854 पे करंट प्राइस है कैश सेगमेंट में, एंड यहाँ पे 1880 की तरफ जाने की पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर। जब तक ये 1800 से ऊपर रहेगा, 1800 अगर किसी को ऐसा लगा ना 1820 पे भी लगा सकता है, पर जब तक ये 1800 के ऊपर रहेगा काउंटर तब तक ये पॉजिटिव दिखेगा। मोमेंटम इंडिकेटर RSI वगैरह अभी सिर्फ 50 पे है, तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ऊपर की साइड पे बहुत स्पेस है। 1880 के बाद सेकंड टारगेट कुड बी 1920। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब इसको HX-GON कहें या हेक्स-गॉन कहें, ये मैं पता कर लेता हूँ कि डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़ गए हैं। एक्चुअली तुषार जी के पास इन्वेस्टमेंट दुनिया में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है और आजकल जैसा आपने देखा ये काफ़ी सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और अपनी खुद की फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुषार जी ने भी इसे सेटअप किया है, तो उनसे पूछते हैं। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी में। पहले तो बनाइए इस हेक्स-गॉन, ये क्या मतलब हेक्स-गॉन है, क्या है ये? उसको सेटअप करने का क्या रीज़न क्या था, नाम चुनने का क्या रीज़न था? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत शुक्रिया आपका। हेक्सागॉन का जनरली मतलब रहता है ये 6 साइडेड फिगर, और मेरा जो नाम है तुषार, उसको हम स्नोफ्लेक इंग्लिश में जिसको कहते हैं, और स्नोफ्लेक हेक्सागॉन के आकार में होता है, इसके लिए बस उसका नाम हेक्सागॉन। अरे वाह। और उसमें ई मिसिंग ऑफ कोर्स इसके लिए है कि ROC में ये नाम ही नहीं रहा, बाकी बचा, तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया उसको। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक वैसे तुषार जी एक चीज़ है, काफ़ी फंड मैनेजर्स अब अपना खुद का सेटअप कर रहे हैं। क्या ये थोड़ा सा आपको एक लग रहा है कि अब बहुत कर लिया, किसी और के लिए काम चलिए अपना खुद का मैनेज करते हैं? और क्या एक विजिबिलिटी भी दिख रही है आपको कि मार्केट बहुत अच्छा करने वाला है यहाँ से?
देखिए ये इंडिया की इक्विटी मार्केट की मैच्योरिटी मैं समझता हूँ कि जैसे कि मेरा तजुर्बा है पिछले 25-30 साल का, जहाँ पर पेनिट्रेशन जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक की नहीं थी। और धीरे धीरे हमारे मार्केट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारी कंपनियों के साइजेस बढ़ गए हैं और ये एक माहौल सा बिल्कुल अलग हो गया है जिससे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग के बजाय इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के लिए भी काफ़ी मौका रह चुका है अभी। और धीरे धीरे हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे ही इन्वेस्टर डिवर्सिफाई करता है अपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो हैं अपने जितने उनके पास है, तो काफ़ी ऐसा मौका रह जाता है जिससे कि किसी इन्वेस्टर को अलग से कोई स्टाइल अगर चूज करना चाहे, बिकॉज नाउ ही इज लॉट मोर अवेयर। मतलब पहले तो अवेयरनेस भी ज्यादा नहीं थी तो जेनरिक प्रोडक्ट में चले जाते थे, मगर फिलहाल अब ऐसा होने लगा है और आगे भी 10 साल में 15-20-25 साल जो भी आगे के हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ये बढ़ते ही जाएगा, जिससे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में होगी उसके लिए काफी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होगी। तो मेरे ख्याल से अब एक स्टेप हम उस तरफ की ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसको कंपेयर हम करें 1960s और 70s में, जहाँ पे यूएस में ये इक्विटी कट पैदा हो गया, जहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को लेके या तो हेज फंड्स या तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर्स की चुनौती की गई एज अपोज टू गोइंग टू जनरल मार्केट प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक्स की। इस समय मार्केट में अब एक बड़ा पैसा बना है पिछले कुछ महीनों में आईटी स्टॉक्स में, और दूसरी तरफ एक स्पेस जहां बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है वो है प्राइवेट बैंक्स। इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये दोनों मार्केट के सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या अब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा स्क्यू हो रहा है प्राइवेट बैंक्स के फेवर में और अगेंस्ट आईटी, या अभी भी यहाँ से आईटी ही आउट परफॉर्म करेगा, बैंक्स अंडर परफॉर्म करेंगे? आपका क्या व्यू है? देखिए प्राइवेट बैंक्स में अगर आपने देखा तो मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इफ यू लुक एट ऑल ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड्स एंड बाय बल्क, मतलब आपने कोई सा भी म्यूचुअल फंड लिया, समझो आपने 5 या 6 म्यूचुअल फंड खरीदे, तो आपकी टॉप होल्डिंग अक्रॉस ऑल ऑफ द म्यूचुअल फंड विल बी 2 और 3 प्राइवेट बैंक्स। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ओनरशिप की, और नया पैसा जो आ रहा है वो ज्यादातर मिड कैप्स, सेक्टोरल, स्ट्रेटेजिक या नॉन लार्ज कैप एरियाज में जा रहा है। और जैसे कि आप पता ही है आपको कि एफपीआईज इतने ज्यादा जोर से इंडिया में अभी तक प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई हो जाता है स्टॉक प्राइस का, जहां पर किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है कंपेयर टू वॉट एवर अवेलेबल सप्लाई देयर इज इन द मार्केट, उससे प्राइस पर ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई अभी आजकल प्राइवेट बैंक्स की फेवर में नहीं है, क्योंकि एक तो सारे म्यूचुअल फंड्स और सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाद ये बहुत ज्यादा लेवल तक है, और इंक्रीमेंटल बाइंग जिसको कहेंगे हम, कि जिससे कि और इसमें खरीदारी हो, ऐसा कोई ट्रेंड अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरफ फंडामेंटल्स हैं आपके, वो बहुत स्ट्रांग है, मगर एक तरफ मार्केट फोर्सेस है जिससे कि इसमें ज्यादातर इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। ज्यादातर हम आईटी की तरफ देखते हैं तो इट इज मोर और लेस लिंक टू मार्केट्स इन द यूएस, बिकॉज हमारी आईटी कंपनी ज्यादातर उनकी सेल्स जो है, रेवेन्यूज जो है, यूएस मार्केट से आती है। तो अगर यूएस में रिसेशन हो या यूएस में कोई ऐसी घटना हो जिससे कि यूएस मार्केट अच्छा चले, तो वो आईटी फर्म्स के लिए ज्यादा अच्छा समझा जाता है और नियर टर्म में उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अब फिलहाल यूएस में हम यूएस फेडरल रिजर्व की जब बातें करते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट ड्रॉप या इंटरेस्ट रेट रिडक्शन रिजीम का एक सवाल हम समझते हैं कि शायद होने वाला है। अगर ये सब होता है तो सारे एसेट मार्केट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है, इंक्लूडिंग इक्विटीज। तो ऐसा ही मान के चल रहे हैं फिलहाल कि इससे कि डिमांड सिचुएशन यूएस में एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव विल गेट बेटर, and there are bets being taken on IT for now. But इसके अलावा मेरे ख्याल से IT फर्म्स में थोड़ा सा अंडर ओनरशिप भी हो गया है। अब ज्यादातर पोर्टफोलियोज में आपने देखा होगा कि ओवर द लास्ट 2-3 years कंपनीज विच आर बीइंग फेवर्ड आर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, और ज्यादातर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है।
तो एक तरफ से एक थोड़ी सी रोटेशन भी आती है, जिससे कि मेरे ख्याल से आईटी फर्म्स में फिलहाल के लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी आ सकता है। ओके, चलिए। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी एक्शन ऑफ लेट आना शुरू हुआ है वो है केमिकल नाम। आपके पोर्टफोलियो में है क्या, या आप ऐड कर रहे हैं क्या इन्हें? पोर्टफोलियो में तो नहीं है, मगर मेरे ख्याल से केमिकल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। मेरे ख्याल से उसमें से अगर आप चुने स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें काफी सारी चीजें आती है और निश प्लेस जो होते हैं, वो जरूर हमारे पोर्टफोलियोज में है। और मैं समझता हूँ ये China+1 की जो स्ट्रेटेजी है, जहां पर एक बहुत ज्यादातर बड़ा मूव हो रहा है, जहां पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती थी इन स्पेशलिटी केमिकल्स की, धीरे धीरे लोग वो सप्लाई चेन कहीं और ढूंढ रहे हैं, और उसमें से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका उसको फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे काफी इंटरेस्ट है। और उसमें से भी अगर देखें आप कि उस चेन में काफी ज्यादा कंपनीज आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ज्यादातर आप कंसंट्रेट करें। मगर ये अपॉर्चुनिटी जो ओपन होती है, वो दो तीन चीजें देख के आपको आगे बढ़ना है उसमें। ये एक है कैपेसिटी, एक तो है डिमांड, मगर जितनी कैपेसिटी उस कंपनीज में है, उसी से आपकी पोटेंशियल प्राइस राइज उसके ऊपर काफी ये मायने रखती है। तो ये सारे कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स जो है, जिसमें से कैपेसिटी एडिशन, जिसको हम प्राइवेट कैपेक्स भी कहेंगे, इसकी अनाउंसमेंट इस फील्ड में जैसे ही कोई कंपनी में आपने देखी, तो आप एक 2 और 3 साल का अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसकी अपसाइड क्या होने वाली है। एक तो उसके ऑर्डर्स ज्यादा बढ़ेंगी, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इन टर्न उनकी इकोनॉमिक स्केल, उससे आपकी मार्जिन्स बढ़ने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मगर जिसने भी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की हो, तो शायद आपको काफी सारे विनर्स इस सेक्टर में भी मिल सकते हैं। और क्या मेटल्स में भी यही व्यू रहेगा? क्या एक सुपर साइकिल का हम हिस्सा हैं इस समय, या चांसेस हैं कि ये साइकिल शायद सुपर साइकिल में टर्न हो जाए? ऐसा कह सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि इंडिया इज प्लेस्ड इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन राइट नाउ। तो हम जब सुपर साइकिल की बात करते हैं, तो यूजुअली हम इस बात को लेके चलेंगे कि ग्लोबल सुपर साइकिल जब चलता है, तो ये उससे ज्यादा ये शब्द को लागू होता है। मगर ग्लोबली ऐसे कोई संकेत नहीं है जिससे कि हम कहेंगे कि आगे जाके सुपर साइकिल बन सकता है। मगर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, especially in certain areas where either there is China+1 strategy, या डोमेस्टिक डिमांड ही ऐसे बढ़ेगी और पेनिट्रेशन जहां से बढ़ता है किसी सेक्टर में, उससे आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल की तरफ से ये 2-3 साल ऊपर रह के नीचे आएगा, ऐसा नहीं मान सकते। और ये सुपर साइकिल बन सकता है। सुपर साइकिल जनरली बिटवीन 7 to 8 years लास्ट होता है, और ये काफी स्ट्रांग होता है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। तो ये सब कहना एज अ मार्केट काफी स्ट्रांग होगा इस समय। मगर मैं समझता हूँ कि इंडिया इज प्लेस्ड इन अ यूनिक पोजीशन राइट नाउ। ओके। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ बहुत पैसा बना है वो है, मतलब आप ही की स्पेस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे एक्सचेंजेस हैं, चाहे डिपॉजिटरीज हैं, चाहे ब्रोकरेजेस हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स हैं, सभी में पिछले 2 से 3 साल में अगर आप अनलक्की भी रहे हैं तो डबल या ट्रिपल पैसा बना है, और अगर लक्की रहे हैं तो 10 गुना पैसे भी बने। यहाँ पर क्या ये रैली अभी भी इंटैक्ट है, कंसिडरिंग जिस तरीके का इक्विटी कल्ट इंडिया में है अब? ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्योंकि क्या होता है कि ओवर टाइम वैल्यूएशंस टेंड टू कैच अप। मतलब समझे आपने डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रिटर्न किसी कंपनी में ले लिया, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस अब आगे की रहेगी, वो डबल डिजिट रिटर्न से ज्यादा और रखने की अपेक्षा हम करेंगे, तो जनरली डिसअपॉइंटमेंट में आप रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि एट द ग्राउंड लेवल, एट अ फंडामेंटल लेवल, दीज कंपनीज विल कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिससे कि हम उससे डरें। मगर वैल्यूएशंस स्पेशली फाइनेंशियल्स में ऐसे होता है, स्पेशली मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल्स, जैसे आपने कहा कि डिपॉजिटरीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ब्रोकिंग हाउसेज हैं, या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, ये सारे मार्केट रिलेटेड सेंटिमेंट से चलते हैं। तो जब कभी आपको कोई भी मार्केट सेंटिमेंट में गिरावट या ऐसी कोई सेंटिमेंट का अभाव हो जाए,
तो मैं समझता हूँ ये कंपनीज उस वैल्यूएशन रिस्क से ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। मार्केट अगर स्टेडी भी रहा यहाँ से तो फिर वैल्यूएशन का भी मामला हो जाता है कि इनकी ग्रोथ जो है, हम हर दिन की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अगर रखें इसमें, तो फिर वापस डिसअपॉइंटमेंट की अपेक्षा हो सकती है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल फिनोमिनन, वी आर टॉकिंग अबाउट से फोलियोज एडेड, या हम समझते हैं कि कितने वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स ने और क्लाइंट्स ऐड करे, तो ये सारा एनुअल मामला हो जाता है, जिससे कि हमें वहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, इसकी ग्रोथ की असेसमेंट करने की ज़रूरत है, और अगर वैल्यूएशंस उससे थोड़े आगे बढ़ गए हैं तो फिलहाल के लिए आपको वो ग्रोथ जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखी है, उस स्तर का ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे यहाँ पर। मगर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इनकी फंडामेंटल्स वीक हैं, और इसमें हमें कोई संदेह है कि ये कंपनियां अगले 10 साल में अच्छा काम नहीं करेंगी और अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगी। जरूर दिखा पाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि भारत में इक्विटी कल्ट जो आजकल में चल रहा है, उसकी ज्यादातर रहने की और कंटिन्यूअस रहने की संभावना ज्यादा है। ज्यादातर यंगर इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, इनकी इनकम प्रोफाइल भी पहले से ज़्यादा अच्छी और ठोस है, और उनकी स्टेइंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से पिछले इन्वेस्टर्स से बहुत ज़्यादा लंबी है। इसके लिए ये सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव है, मगर जैसे कि आपने कहा कि अपेक्षा करना एक बात है, और जटे रहना और ओवर द लॉन्ग टर्म इसमें पैसा कमाना एक दूसरी बात। ओके, तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए एक स्टॉक पे व्यू लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रचना जी, एक बार जरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रिविजिट करते हैं। हैल, आपने काफ़ी बार ट्रैक किया है स्टॉक को, यहाँ पर अब क्या एक फ्रेश मोमेंटम, क्या एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर नज़र आ रहा है? जी, एचएल की जहां तक बात है, एचएल ने काफी दिनों की गिरावट के बाद एक छोटा सा बेस बनाया है और उसमें से अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज ऑन चांस कि यहाँ पे जब तक ये काउंटर अब 4750 के ऊपर रहेगा तो ये अटेम्प्ट जो है वो एक फ्लैग टाइप ऑफ ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा, एंड ऊपर की साइड पे ये दोबारा हमें बहुत जल्दी 5100 5200 की तरफ जाता हुआ ओवर अ फ्यू वीक्स ऑफ टाइम दिख सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, तो इसके साथ में इसका सपोर्ट है, एंड इट शुड बी वर्केबल। बिल्कुल अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय। चलिए रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, इस शो को समेटें इससे पहले एक काम और करते हैं। रेमंड से डिमर्ज होकर लिस्ट हुई रेमंड लाइफस्टाइल की कल होगी लिस्टिंग, तो लिस्टिंग से पहले कंपनी के सीईओ सुनील कटारिया ने CNBC आवाज़ से खास बातचीत की और कहा कि इस समय कंपनी नए स्टोर और गल्फ देशों में कारोबार बढ़ाने पर फोकस करेगी। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। रेमंड नाम तो सुना ही होगा। रेमंड लिमिटेड अब अपने लाइफस्टाइल बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहा है रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड में। इसके ऊपर आगे की बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेमंड लाइफस्टाइल के CEO मिस्टर सुनील कटारिया जी जुड़ गए हैं। आगे की बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच सर। रेमंड एक ऐसा ब्रांड है, शायद ही इस ब्रांड के बिना इंडिया की कोई शादी कंप्लीट होती होगी। रेंज की बात करें तो 300 रुपये से लेकर 10 लाख तक की रेंज हमने ऑलरेडी इस ब्रांड के अंदर देख ली है। क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो अब कंपनी इंट्रोड्यूस करने वाली है? तो जैसे आपने बोला कि हम एक ऐसे ब्रांड हैं जिसके बिना कोई हिंदुस्तान की शादी पूरी नहीं होती है, एंड एक और इसका हमको जो सपोर्ट मिल रहा है कि अभी रिसेंटली एक ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है जो कि ग्लोबल स्टडी है कि रेमंड एक्चुअली इंडिया के टॉप 10 आइकॉनिक ब्रांड्स में काउंट हो गया है अभी। नाउ ऑब्वियसली वी स्टैंड फॉर द कंप्लीट मैन, तो अभी कंप्लीट मैन के लिए हम और क्या ला सकते हैं और उनके लिए इंसॉबल में क्या कर सकते हैं, तो हमने कुछ ऐसी कैटेगरीज में लुक किया है कि जो कि हमको लगता है कि उस पर हमको और स्ट्रांग होना चाहिए। सो अब जैसे देखिए आप इंडिया की जो शादी है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है। सो देयर इज़ फॉर्मल वेयर तो है ही, सूट्स एंड ट्राउजर्स, बट अब बहुत सारे एथनिक वेयर का इवेंट्स आ जाते हैं एक शादी में। तो देयर इज़ हल्दी, मेहंदी, संगीत। सो काफ़ी आउटफिट जो हैं वो एथनिक वेयर की हो गई हैं। सो पिछले 18 महीने में हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है एथनिक्स बाय रेमंड, विच इज़ अ रेडी टू वियर एथनिक ब्रांड, जिसके अंदर हम बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड डिज़ाइंस के शेरवानीज़, बंद गलाज, बंडीज़, नेहरू जैकेट्स, इंडो वेस्टर्न वो सब लाए हैं। और इसके करीबन हमने ऑलरेडी 115 से 118 स्टोर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिए हैं और इसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम
अगले आने वाले 3 सालों में इसके स्टोर्स को 3 गुना करेंगे। जैसे कि स्लीप वेयर की आपने बात करी, और अगर हम और भी ब्रांड्स को देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी भी नहीं है जो कि स्लीप वेयर में जिसकी प्रेजेंस हो, लेकिन अगर हम लोकल की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है और साथ में एक की प्लेयर मार्केट के अंदर रेमन बन के भी आ सकता है। और प्राइस रेंज के बारे में तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनर वेयर्स, तो वहाँ पे हमें और ब्रांड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे लिए एक SOP और ऐसी एक की स्ट्रैटेजी बन सकती है कि हम मार्केट में अच्छे से लीड कर सकें? फिर एक और हमने कैटेगरी आइडेंटिफाई की कि ओके हम इनर वेयर में भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम अपने पार्क एवेन्यू ब्रांड को एक्सटेंड कर रहे हैं इनटू इनर वेयर, एंड वो हम करेंगे एट अ मास प्रीमियम टू प्रीमियम प्राइसिंग के बीच में, बिकॉज हम लोग काफ़ी डिफरेंशिएटेड फैब्रिक्स, डिफरेंशिएटेड डिज़ाइंस और स्टाइल्स लेके आएंगे उसमें। सो वहाँ पर हालांकि आप जैसे आपने बोला कि मार्केट में काफ़ी प्लेयर्स हैं, वहाँ पर हमारा गेम पता कि ये हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियस एडजेसेंसी है। आज अगर आप देखें तो हमारे 1000+ रेमंड स्टोर्स हैं, हम अपने EBOs को एक्सपैंड कर रहे हैं इन अ बिग वे, राइट, पार्क एवेन्यू के, कलर प्लस के। सो पहली चीज़ तो मुझे एक ऑटोमेटिकली राइट टू द मार्केट मिल जाता है बाय शेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसमेंट इन माय ओन स्टोर्स, जहाँ पे आज ऑलरेडी मेंस अपैरल के लिए आते हैं और उनको एक सेगमेंट जो मिसिंग है मेरी वो भी उनको मिल जाएगी आगे जाके। इसके अलावा बिकॉज हमारा ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी है और हम ये डिज़ाइन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम फोकस करेंगे एट द टॉप एंड ऑफ द मल्टी ब्रांड आउटलेट्स ऑल्सो। तो वो डुअल स्ट्रैटेजी रहेगा हमारा बेसिकली ऑन व्हाट, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मेरा अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट चैनल, एंड द थर्ड वुड बी इन्वेस्टमेंट बिहाइंड मल्टी ब्रांड चैनल। राइट, तो किस तरीके से कंपटीशन की जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे किस तरीके से आउटस्टैंड करना है, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम स्टोर एडिशन की बात करें तो फिस्कल ईयर 26 तक हमें कितने स्टोर एडिशन देखने को मिल सकते हैं? अब हमने एक फिस्कल 27 का प्लान बनाया है रियली, कि अगले 3 साल में हम बोल रहे हैं कि हमारे टोटल स्टोर्स जो हैं करीबन 800 से 900 स्टोर्स एक्सपैंड होंगे अक्रॉस ऑल 4 ब्रांड्स, विच इज़ पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, रेमंड रेडी टू वियर एंड एथनिक्स। एंड व्हाट अबाउट ओवरसीज? ओवरसीज में एज आई सेड 2 जोग्राफीज हमारे ऑलरेडी, बांग्लादेश में करीबन 20-21 स्टोर ऑलरेडी हैं। हम अभी ब्रॉडली 3 जोग्राफीज़ को देख रहे हैं जिसमें हमको थोड़ा इंटरनेशनल रिटेल प्रेजेंस में इंक्रीज़ करने का है और जो हमारा स्कोप लग रहा है हमें। एक तो बांग्लादेश में ही विल ट्राई टू इंक्रीज वंस होपफुली द सिचुएशन स्टेबलाइजेस। सेकंड, गल्फ रीजन में, GCC कंट्रीज़ में, UAE आई थिंक एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमको अपने स्टोर्स एक्सपैंड करने का, एंड हम सऊदी को एक बड़े फ्रेश लुक से देखना चाहते हैं। वो दैट इज द मार्केट विच इज एक्सपेक्टेड टू रियली ओपन अप एंड एक्सपैंड इन अ बिग वे। सो आई थिंक इंटरनेशनल में हमारा GCC एंड स्पेसिफिकली UAE एंड सऊदी में फोकस रहेगा। फेस्टिव सीजन से किस तरीके की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज स्ट्रॉन्ग उम्मीद है क्योंकि सी वी आर अ वेडिंग लिंक ब्रांड, जैसे मैंने बोला इंडिया के सबसे डोमिनेंट वेडिंग इंडेक्स ब्रांड हैं हम। और इस बार पहले एक यूनिक ऐसा केस हुआ कि फर्स्ट हाफ वेडिंग सीजन बिल्कुल ही ब्लैंक गया था, बिकॉज इस बार वेडिंग डेट्स नहीं है। अब इंडिया में शादियां तो डेट्स के हिसाब से होती है, बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट बीइंग एस्ट्रोलॉजी एंड राइट ऑस्पिशियस डेट्स, एंड राइटली सो आल्सो। सो इस बार वो डेट्स की कमी थी और वो सारा बैकलॉग जो है वो अब सेकेंड हाफ में आ रहा है। इंडिया इन गोइंग टू सी 15 नवंबर के आसपास से अगले 6 महीने तक करीबन 45 से प्लस वेडिंग डेट्स हैं इंडिया में, विच अगेन इज़ अ वेरी बिग बैंग ऑफ डेट्स विच इज़ इमर्जिंग। तो हमारी उम्मीद यह है कि जितना भी बैकलॉग जो पहले पार्ट ऑफ द ईयर में हमारा मिस हुआ है वो विल मोर देन मेक अप इन द सेकंड हाफ, एंड दिस विल बिकम अ वेरी बम्पर वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन फॉर अस। तो इस फेस्टिव सीजन से कितने रेवेन्यू की उम्मीद? स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रेवेन्यूज करेंगे हम। कुंबले, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी के लिए, एंड साथ ही साथ अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।